फिजिक्स भंडारा में आपका स्वागत है। आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस चैप्टर का नाम है गॉस थ्योरम। इस गॉस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली टॉपिक होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी सरफेस से पास होने वाली लाइन, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। The force line linked with the surface is called electric flux. जनरली हम लोग पाते क्या हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किसी सरफेस से पास होने वाली फोर्स लाइन को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर ये फोर्स लाइन इनसाइड होती है, अंदर जाती है, तो पॉजिटिव फ्लक्स, और अगर बाहर निकलती है तो हम उसको नेगेटिव फ्लक्स कहते हैं। So electric flux means the force line linked with surface. The surface is called electric flux. Is called electric flux. इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब जैसे मान लो ये हमारी फोर्स लाइन है और इस पे कोई सरफेस रखा है और इसका वेक्टर एरिया मीन्स विच मेक द राइट 90 डिग्री विद द सरफेस। वो एंगल जो इस वेक्टर सरफेस के साथ राइट एंगल बनाए उसको वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टाइम इसका फ्लक्स कितनी फोर्स लाइन लिंक है, तो आंसर होगा 1 2 3 4, तो इसका फ्लक्स 4 कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दें तो यानी फोर्स फील्ड स्ट्रांग होने का मतलब होता है कि फोर्स लाइन क्लोजर। तो इस टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के बीच का एंगल 0 है। लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा रोटेट ट्विस्ट कर दिए, इसको टर्न कर दिया, ऐसे टिल्ट कर देते हैं, तो ये वेक्टर एरिया इधर हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाने लगता है। और फ्लक्स हम देखते क्या है, ये दो लाइन जो पहले पास कर रही थी अब इस केस में पास नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स घटता जाता है। और कॉस एक ऐसा एंगल है जिसमें एंगल की वैल्यू बढ़ने से कॉस की वैल्यू घटती है। और दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाए तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। ये फोर्स लाइन ही पास करेगी, एरिया बढ़ेगा फिर भी पास करेगी, यानी फ्लक्स फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए cos theta. It means E dot E electric flux. Vector area means that component of area which is at right angle. Vector area हो गया और इसको हम फ्लक्स कहते हैं। सॉलिड एंगल, अगर किसी क्लोज सरफेस की बात करें, सॉलिड एंगल for enclosed surface close integral of d omega is the solid angle, its value is 4 pi। इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 पाई होगी। किसी भी क्लोज सरफेस का सॉलिड एंगल का जो होता है वो 4 पाई के बराबर। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ द ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। और होता क्या है, सॉलिड एंगल की वैल्यू हम लोग बात करें तो सॉलिड एंगल का जो फार्मूला होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू
ए cos dA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, dA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इस सॉलिड एंगल होता है और इसकी वैल्यू क्लोज सरफेस होगा तो ये सरफेस जो क्लोज सरफेस के लिए इसकी एंगल 4 पाई होता है। इसके बाद आता है साहब, आपको याद रखना है, इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि जैसे मान लो ये स्फीयर है और यहाँ से फोर्स लाइन आ रही है, ये फोर्स लाइन इससे पास कर रही है, तो जितने फ्लक्स इंटर करते हैं, जितनी फोर्स लाइन इंटर करती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो फ्लक्स बाहर जाता है उसको हम नेगेटिव। यानी अगर ये फ्लक्स 3 पॉजिटिव है तो ये 3 फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव 5 होगा और नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो अगर कोई ऐसा डायग्राम दे दिया, अब होता है साहब यहाँ से कितने फ्लक्स पास कर रहे हैं, तो आंसर होगा इन एंड आउट बोथ आर सेम। इतना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव फ्लक्स है, इसलिए टोटल फ्लक्स इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो भी फोर्स लाइन इंटर करेंगी किसी सरफेस पे उसको पॉजिटिव लेंगे और जो बाहर निकलती है नेगेटिव, और अगर दोनों इक्वल है तो नेट फ्लक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो भी फ्लक्स पास करेगा उसके अंदर जो चार्ज होगा उसके अपसाइलन 0 टाइम। जैसे मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है और इस पे क्यू चार्ज है, तो जितने भी फ्लक्स, मान लो पॉजिटिव है, जितने भी फ्लक्स इससे पास करेंगे वो वैल्यू क्यू अपॉन अपसाइलन 0 के बराबर होगी। लेकिन शर्त ये है कि ये सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हमारी डेफिनेशन होगी कि क्या नाम है, किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जितनी भी फोर्स लाइन होंगी वो अब क्यू अपॉन अपसाइलन 0 के बराबर होगी, जहाँ क्यू जो है उसके अंदर का उस क्लोज सरफेस के अंदर रहने वाला चार्ज है। द फ्लक्स passes through any closed surface, any closed surface is equal to total charge within it, total charge within closed surface. It is the Gauss theorem. The electric flux passes through any closed surface is equal to the total charge within it, equal to 1 upon epsilon 0, equal to the 1 upon epsilon 0 of total charge within it, total charge
within closed surface. That is phi is equal to q upon epsilon 0. इतना फ्लक्स उस पे पास करेगा। अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर q चार्ज है तो पास होने वाला फ्लक्स q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। अगर क्लोज सरफेस तो उसके अंदर जो पास करने वाला फ्लक्स है, जब कंडक्टर के अंदर क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 है, वो शेप, साइज और रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। इस दैट थ्योरम इज नोन एज द गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम में क्वेश्चन उठता है साहब कि एक स्फेरिकल शेल है, एक स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल मीन्स इट इज क्लोज सरफेस, ये चारों तरफ से कवर्ड है। और किसी ने पूछा इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया जाए। अगर एक डाइपोल रख दें तो इससे फ्लक्स कितना पास करेगा? तो सवाल उठा कि साहब इससे फ्लक्स कितना पास करेगा? तो डाइपोल का मतलब होता है कि टू इक्वल सिस्टम हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। एक ऐसा सिस्टम में जिसमें दो बराबर और अपोजिट नेचर के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय शॉर्ट डिस्टेंस। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितने चार्ज हैं? तो अगर हम टोटल चार्ज की बात करें, फ्लक्स की बात करें, तो Q प्लस भी है, Q माइनस भी है। एप्सिलॉन 0 इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? अगर डाइपोल रखा है तो टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस यानी स्फीयर इज 0, सो नो फ्लक्स पासेस थ्रू इट। इन बहुत सारे उसमें पूछा जाता है कि साहब एक इसके अंदर मान लो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, माइनस Q3 चार्ज है, तो Q1, Q2, Q3 ऑल लाइज विद इन दिस सरफेस। और इस केस में आपसे कोई पूछ दे कि कितना फ्लक्स पास करेगा, तो टोटल चार्ज हम क्या कहेंगे? फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन 0। इन दिस केस इतना फ्लक्स पास करेगा। ये फ्लक्स पास करेगा, यानी फ्लक्स का मतलब होता है कि टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। एग्जाम में पूछा कि मान लो एक स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस कितना है? इसका r है, और इसके अंदर एक चार्ज है। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स, तो हम बोलेंगे साहब ये जो फ्लक्स Q चार्ज है, तो हम बोलेंगे फाई इज इक्वल टू कितना फ्लक्स पास करेगा? तो मेरा आंसर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इन्होंने पूछा और प्लस चार्ज है, फील्ड किधर होगा? रेडियली आउट होगा। ठीक है, अब ये रेडियली आउटवर्ड है, कितने फ्लक्स पास करें? तो आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लक्स। यानी 8 फ्लक्स जब पास कर रहा है, इसके अंदर से कितने फ्लक्स पास कर रहे हैं? तो आंसर आया कि साहब 8 फ्लक्स जो है इसके अंदर से पास कर रहा है। अब सवाल उठता है कि ये जो 8 फ्लक्स इसके अंदर से पास कर रहे हैं, अगर इसका हम रेडियस डबल कर दें तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर होगा कि फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये चार्ज पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना चार्ज है, एप्सिलॉन 0 पे डिपेंड करता है, रेडियस पे नहीं डिपेंड करता। और आप देख भी रहे हो इससे भी 8 फ्लक्स पास हो रहा है, यानी रेडियस के बढ़ने, एरिया के बढ़ने से फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फ्लक्स का सिर्फ इफेक्ट नंबर और टोटल चार्ज विद इन इट, इसके अंदर क्या चार्ज है और उसके एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है।
इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन किसी शेल में डाल दें, किसी क्यूब में डाल दें तो कितना फ्लक्स पास करेगा। तो आंसर सबके इसमें क्या हो, टोटल चार्ज 0 है और तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आता है गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। अब उठा कि सब गॉस थ्योरम को कैसे हम प्रूव करें। तो गॉस थ्योरम में बोला गया कि फ्लक्स पासेस थ्रू द एनी क्लोज सरफेस। आप मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है और इसके अंदर क्यू चार्ज रख दिया हमने, तो इसकी फोर्स लाइन इस सरफेस से चारों डायरेक्शन में आउटवर्ड निकलेगी। ये फोर्स लाइन इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, लेकिन हम एक पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास करेगा और इसका वेक्टर भी सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाएगा, यानी डीए और ई। वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, suppose it is not perpendicular, I have taken this type of surface, तो इट्स नॉर्मल जो इसका 90 का एंगल होगा वो इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। अगर हम सरफेस ऐसे ना देख करके हम कुछ सरफेस इस तरह से ले लें, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक रेडियली आउटवर्ड, और इस वेक्टर एरिया लोगे तो इसका नॉर्मल किधर से जाएगा, ये चूंकि इस तरह से है ना तो इसका नॉर्मल इट मेक्स द एंगल 90 डिग्री एंड दिस एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज एंड दिस एंगल इज थीटा। तो और ये डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया r। तो फ्लक्स की बात करी जाए तो कितनी फ्लक्स पास करेगा, तो फाई इज इक्वल टू द electric flux passes through a small element of vector area dA। तो ये डी और इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा का एंगल बना रहा है, तो डी एक्स टी फाई इज इक्वल टू, एवरीबॉडी नो ई डी डॉट डी ए, एंड ई डॉट ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। इतना फ्लक्स पास करेगा इस छोटे से एलिमेंट से, और आर दूरी पे इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आंसर होगा डी फाई इक्वल टू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एवरीबॉडी नो कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी क्यू चार्ज से, तो आंसर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इट इज द वैल्यू ऑफ ई। ये किसकी जगह पे आया, इसी की जगह पे आया, बचा क्या, डी ए कॉस थीटा। हमने बताया था कि वो सॉलिड एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चेक हियर, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, ये सॉलिड एंगल है, तो डी फाई कितना हो जाएगा, तो डी फाई इक्वल टू Q upon 4 pi epsilon 0 and d omega. D omega is solid angle.
सॉलिड एंगल की वैल्यू हो गई डी ओमेगा। और अगर हमसे कोई पूछता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आई एम रिपीटिंग दिस वन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through complete closed surface, complete closed surface। तो इसका आंसर होगा कि साहब किसी भी क्लोज सरफेस से जो पास करता है, अगर ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी वाई है, और सॉरी डी ओमेगा है, इसकी वैल्यू 4 पाई होती है। तो आप जब क्लोज इंटीग्रल की बात करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्लोज इंटीग्रल फॉर द सॉलिड एंगल डी ओमेगा। अगर ये डी ओमेगा है तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये सॉलिड एंगल का, क्लोज सरफेस का सॉलिड एंगल ऑलरेडी हम जानते हैं कि 4 पाई होता है। तो ये 4 पाई और ये 4 पाई एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो पाई स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, u अपॉन एप्सिलॉन 0 और गॉस थ्योरम। और इस तरह से हम गॉस थ्योरम को क्या कर लेंगे, डेराइव कर लेंगे, और गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन हमारे कोर्स में है, आपके कोर्स में है, तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। Application of Gauss theorem. Now next topic is application of Gauss theorem. So, first Coulomb's law with the help of Gauss theorem. First, electric field due to point charge. Intensity of electric field due to point charge is a point, it is topic के application due to electric flux, electric field, electric field due to point charge. तो electric flux pass electric field due to point charge. Let a q charge, point charge is q, let a point charge q, it's electric positive charge, it is suppose it is positive point charge, so its electric field is radially outward in all direction, in about direction, in this direction, all direction it has a, but its direction is outward. If we want to find the electric field at the distance r, then we will draw the Gaussian surface. Gaussian surface is the sphere, suppose its radius is r. Next point is how many flux is passes through this small element. Any normal drawn on this surface is passes through the center, and electric field also passes through the center. Keep in mind, electric field is radially outwards, it passes through the center, and normally on the element also pass, normal
ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। नॉर्मल जो होता है हमेशा सेंटर से पास करता है। पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो भी सेंटर से पास करेगी। तो साहब दोनों सेंटर से पास करते हैं, और अगर दोनों सेंटर से पास करते हैं इट मीन्स दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो थीटा इसका कितना होगा, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 होगा। और अगर ये 0 है तो सवाल उठता है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा इस छोटे से एलिमेंट में। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the small element of vector area dA। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि किसी स्मॉल फ्लक्स या किसी भी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स किसके बराबर होता है, तो फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी ए, यानी डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। और मुझे भी पता है कि ई डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ये फ्लक्स इस सरफेस से इस छोटे से एलिमेंट में से इतना सरफेस पास करेगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि साहब कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट सरफेस से पास करेगा। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the complete closed surface, कंप्लीट क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, एक फाई हो गया, ई हो गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए cos theta। अरे cos theta is 0 degree, तो राइट 0, cos 0 is 1, तो phi is equal to e क्लोज इंटीग्रल डी ए। ठीक है, और इस शेल का रेड एरिया क्या होगा, कंप्लीट एरिया, तो फाई इज इक्वल टू ई टोटल एरिया ऑफ दिस सरफेस शेल गॉसियन सरफेस, तो आंसर 4 पाई आर स्क्वायर, इट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस। बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फ्लक्स पासेस थ्रू द एनी क्लोज सरफेस। अगर ये फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से पास कर रहा है तो इसकी वैल्यू फाई, तब क्या हो जाएगा, किसी इलेक्ट्रिक अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, कंप्लीट क्लोज सरफेस इस, अगर करने की बात करें तो इसको हम लिखते हैं Q अपॉन अपसाइलन 0। तो इन प्लेस ऑफ फाई वी विल राइट, यहाँ पे हम लिखेंगे Q अपॉन अपसाइलन 0 इक्वल टू P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फिर हम बात करते हैं E का वैल्यू क्या होगा, तो E का वैल्यू जो होगा वो Q अपॉन 4 पाई। अब हम इतना जानने के बाद मेरे कैलकुलेशन को और हम आगे बढ़ाएंगे, और
तो यहाँ पे क्या पाए कि Q अपॉन एप्सिलॉन 0 किसके बराबर है, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो E स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और इसकी वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। और इसी फील्ड के साथ अगर कोई कहता है कि गॉस कूलम्ब्स लॉ को प्रूव कीजिए, तो हम कूलम्ब्स लॉ को कैसे प्रूव करेंगे। मुझे पता है किसी भी कोई पॉइंट चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है, उस फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में होता है। जैसे ये अगर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और इस फोर्स की वैल्यू QE के बराबर होगी। और अगर आप निगेटिव चार्ज रखते हो तो फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और उसकी वैल्यू QE के बराबर होगी, बट उसका डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। ठीक है, तो अब आप सोचो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली किधर है, आउटवर्ड। और अगर हम इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें Q, तो उस पे फोर्स किधर लगेगा, तो आंसर होगा कि इस फोर्स का डायरेक्शन चूंकि पॉजिटिव है, इस फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में होगा और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Q0। तो सपोज दैट कि अगर आप वहां सपोज करो कि अगर पॉजिटिव चार्ज को हम इसके फील्ड में रख देते हैं, अगर Q not positive, if test charge Q not is placed in electric field, placed in this electric field, this electric field, it experiences a force, experiences a force in direction of electric field, in direction of electric field. F is equal to Q into E, और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसकी वैल्यू की हुई, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि पुट द वैल्यू ऑफ दिस E, इस E की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो Q0 into 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square, और फाइनली 1 upon 4 pi epsilon 0 Q0 upon R square। और इस यही कूलम्ब्स लॉ है कि लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इस लॉ को हम कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। और ये कूलम्ब्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है, बाकी किसी चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। और इसके साथ इस चैप्टर का हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम आपको फिजिक्स भंडारा में इसके बाद के टॉपिक लाइक इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इन्फिनिटी लॉन्ग शीट एंड इस तरह की टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ हम बंद करते हैं।